नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। खास तौर पर देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए ओलावृष्टि और तेज बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। साथ ही वाहन चालकों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान विशेष सावधानी बरती जाए। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। भी हम अनेक स्थानों पे अगले 2 दिन जो है अगले 48 घंटे 29 और 30 अप्रैल 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनेक स्थानों पे हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके और उसके बाद जो है कुछ स्थानों पर जो है पूरे वीक में जो है यानी कि 5 तारीख तक हमको कहीं कहीं ये बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के ही ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया है। व्यास घाटी के कुटी और नाबी गांव में दोपहर से बारिश हुई, बर्फबारी हुई लगातार जारी है, जबकि दारमा घाटी में भी मौसम बदल गया है। यहाँ पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल होने से इन इलाकों में पारा बहुत तेजी से गिरा है। व्यास घाटी में ही 1 मई से आदि कैलाश यात्रा होनी है, लेकिन बर्फबारी से यात्रा में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उत्तरकाशी के खेडमी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। यहाँ पर दोपहर में अचानक से तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ओले इतनी तेजी से गिरे कि खेतों की खड़ी हुई फसलों को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इस नुकसान से कुछ राहत मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 साल पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह के दौरान ये घोषणा की कि अब कुमाऊं में भी वन विकास निगम का ऑफिस खुलेगा। साथ ही मौन पालन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में बी बॉक्स स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन के साथ विकास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ पर हजारों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हर जगह पर एक नया डेस्टिनेशन है। सीएम ने यह भी कहा कि वनों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच MOU साइन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार जताया और कहा कि MOU उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कामों को गति देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमावर्ती राज्य में जल जीवन मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 16,500 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को किया और जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा।  . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने आज मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। जो लोग मेरठ तक मात्र मुझे लगता है कि देहरादून से आने में 2 घंटे भी नहीं लग रहे हैं और वहां से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा और इसका लाभ जो है उत्तराखंड वासियों को भी मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। काशीपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर खुलकर गुटबाजी दिख रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में एक गुट को सरकार में जगह मिल गई, जबकि कई वरिष्ठ लंबे वक्त से सरकार से नाराज चल रहे हैं। हरीश रावत ने दावा किया कि कई बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में हैं, जिसमें से एक मंत्री भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता कभी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। भाजपा के अंदर गंभीर मतभेद है, गंभीर झगड़े हैं। एक दो को तो इन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया जो ऐसा झगड़ा पैदा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बाहर रह गए हैं। वो लोग जो है बड़े गुस्से में हैं। लेकिन इतनी भनक मुझको भी है कि कई नेतागण भाजपा छोड़ करके, जिनमें मंत्री भी हैं, वो भी जो है इधर आना चाहते हैं, बल्कि उनमें से एक आध दो जो है उजाड़ू बल्द भी है। देहरादून के कैनाल रोड पर राष्ट्रपति निकेतन के पास दून वैली में शराब की एक दुकान खुलने का मामला गर्मा गया। मजेदार बात यह रही कि शराब की दुकान के विरोध में पिछले 10 दिन से स्थानीय महिलाएं सड़क पर थीं। जिस जगह पर दुकान है वहां से चंद कदम की दूरी पर दृष्टिबाधित स्कूल यानी कि NIVH भी है। वहीं इस मामले में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने भी विरोध जताया, जिसके बाद विरोध बढ़ता हुआ देखकर प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और दुकान बंद करने के ऑर्डर जारी किए। लेकिन मुद्दे में राजनीति इस कदर गरमाई कि एक तरफ तो कांग्रेस की महिला विंग ने शराब की दुकान बंद कराने का श्रेय लिया, जबकि दूसरी तरफ मसूरी विधायक के समर्थक इस मुद्दे पर विधायक की पहल मानते नजर आए। थोड़ी ही देर के लिए मौके पर माहौल गर्मा गया और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता श्रेय की होड़ में दिखे। शराब की दुकान को बंद कराने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के समर्थक हैं जो इस बात का क्रेडिट खुद दे रहे हैं कि शराब की दुकान इनके द्वारा बंद कराई गई है। और यहाँ पर ये मंत्री गणेश जोशी के समर्थन में यहाँ नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हीं का ये प्रयास रहा है जिस वजह से इस दुकान में ये शटर लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने इस दुकान को बंद करवाया है। पिछले 10 दिनों से औरतें, जो महिलाएं थी, वो यहाँ पर खड़ी थी। इस बात को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था कि जो दुकान है वो उनके प्रयासों से बंद हुई है। इस पर जो भी वकीला मेरे साथ मौजूद है, मैडम ये बताइए आप लोग क्यों यहाँ पर आज इस बात को लेकर जश्न मना रही है कि दुकान बंद हो रही है? देखिए ये जो जीत है शराब की दुकान बंद होने का, इस कॉलोनी के महिलाओं के, इस बहनों के लोगों की जीत है। नारी शक्ति जिंदाबाद। किस बात का जश्न मना रहे हैं? किस बात का जश्न मना रहे हैं? जश्न मना रहे मैडम की हमारी जो ये आम जनता ये बड़ी परेशान थी इस ठेके को लेके। सामने राष्ट्रपति निकेतन था, उस वजह से भी ठेका बंद करना बहुत जरूरी था। और यहाँ के लोगों का जो प्रयास था, माननीय मंत्री जी उस पर सफल हुए। माननीय मंत्री जी द्वारा ये ठेका बंद कराया गया, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं आज। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वैसे मंत्री को, जिसने एक बार में ही अपनी जनता की बात सुनी और ठेके को बंद करवाया। आपने यहाँ पर सुना दोनों ही पक्षों को, जो कि आज यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे कि ये शराब की दुकान बंद यहाँ पर हो गई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारतीय यूनियन।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का दावा है कि मदरसे से पढ़कर अनपढ़ निकल रहे थे। शम्स ने कहा कि अब वन नेशन वन एजुकेशन थीम पर उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था होगी और मदरसे से अब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसके साथ ही मदरसे के बच्चों को इमाम और चंदा की पर्ची काटने वाले कल्चर से भी मुक्ति मिलेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर सरकार सख्त कदम उठा सकती है। कि आप अब हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बनिए। ये आपकी आखिरत का और आपकी दुनिया का एक बहुत शानदार तालमेल है, क्योंकि बच्चे केवल और केवल मदरसे से पढ़ने के बाद वो बच्चे मदरसा ही खोलें और वो मस्जिदों में जाकर मस्जिदों के इमाम ही बने, सिर्फ चंदे की रसीदें लेके हाथ में घूमे, मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। का मानना है कि अभी तक मदरसों में जो बच्चे निकलते थे पढ़ के वो अनपढ़ होते थे। हाँ, वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उनके पासपोर्ट पर अनपढ़ लिखा जाता था। मेरे बच्चों ने जिन्होंने उत्तराखंड से 10th 12th दोम, शोम, तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, आलिम, मुंशी, इनकी डिग्रियां ली, उनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे यहाँ। उनको डस्टबिन कर दिया गया, उनके पासपोर्ट पे उसके बावजूद अनपढ़, यानी कि 15 साल 14 साल 16 साल बच्चा पढ़े और उसके बावजूद उसके पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा जाए, क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर। राजधानी देहरादून में पब की लड़ाई जिसने 2 आईपीएस अधिकारियों को आमने सामने ला दिया था, उसकी गूंज अब नगर निगम की बोर्ड बैठक तक पहुंच गई है। देहरादून में नाइट क्लब और पब कल्चर को लेकर सत्ता और विपक्ष एक मंच पर नजर आए। पार्षदों ने शहर में पब, क्लब और हुक्का बार बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखा। क्या है पूरा मामला, आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी का पब विवाद जिसने पुलिस महकमे के 2 आईपीएस अधिकारियों को आमने सामने ला दिया था, ये मामला अभी थमा भी नहीं कि अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का मुद्दा बन गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में वार्ड नंबर 95 नत्थनपुर से पार्षद रविंद्र गोसाई ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि देहरादून शिक्षा, अनुशासन और शांत शहर की पहचान रखता है, लेकिन राजपुर रोड, चक्राता रोड, जीएसएम रोड में पब, क्लब और हुक्का खुलने से अब शहर की आबोहवा बदल गई है और राजधानी में अपराध, एक्सीडेंट का ग्राफ भी इन नाइट क्लबों के कारण तेजी से बढ़े हैं, जिसके लिए नगर निगम की मीटिंग में इनको बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव सामने आते ही बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग पार्षदों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी और एक मत से इन्हें बंद करने के नाम पर प्रस्ताव रखा गया। आज जो ये पिछले कुछ सालों में पब और हुक्का बारों का चलन बढ़ता जा रहा है, इससे क्राइम बढ़ता जा रहा है और इसमें पीड़ित जो है वो उत्तराखंड का बेचारा शरीफ यहाँ का लोकलाइट है। हमारे पहाड़ के लोग अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो आज की डेट में नशे की गर्द में झुके जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, कल आप देख रहे हो कि रात के 4-4 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक क्लबों का संचालन किया जा रहा है और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो पुलिस की दिख रही है। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले भी आईजी स्तर के अधिकारी जब क्लबों में बैठेंगे तो क्या मैसेज आप प्रदेश के युवाओं को देंगे, क्या मैसेज आप प्रदेश की जनता को देंगे। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि पार्षदों द्वारा पास किया गया प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा जाएगा, साथ ही जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। अब आगे का फैसला शासन और प्रशासन के स्तर पर होगा। कि जैसा कि सदन में तय हुआ है कि इसके लिए एक अपनी तरफ से नगर निगम बोर्ड से पारित प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, प्रशासन को भेजा जाएगा और उसके अलावा जो ट्रेड लाइसेंसिंग का भी हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया था उसको रिवाइज करके उसमें इस प्रकार के जितने भी ऐसे नवीन व्यवसाय हैं जो किसी भी अभी रेगुलेटरी दायरे में नहीं आते हैं उसको शामिल करते हुए नगर निगम की ओर से एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। जिस पब विवाद ने पुलिस सिस्टम के भीतर हलचल मचाई, वही मुद्दा अब जनप्रतिनिधियों के एजेंडे में शामिल हो चुका है। सत्ता और विपक्ष की एक राय ने संकेत दे दिया है कि देहरादून में पब, क्लब कल्चर पर अब बहस नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई की गेंद अब शासन और सरकार के पाले में है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के पिरान कलियर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई। मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि दबंगों ने सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने होटल में घुसकर एक बुजुर्ग और उसके 2 बेटों पर लाठियों से बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है।
इस मामले में एसपी देहात ने बताया कि दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई और उनके बेटों पर हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, थाना कलियर का है। पुलिस के संज्ञान में घटनाक्रम है। दो पड़ोसी हैं और आपस में सगे भाई भी हैं। उनमें आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के, सामान रखने उठाने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। तो परसों एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने मारा पीटा है। उत्तराखंड को नया लोकायुक्त मिलने की उम्मीद जगी है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकायुक्त को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग की। उम्मीद है कि इसके बाद लोकायुक्त के लिए चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने वाला लोकायुक्त संस्थान 2013 से नए अध्यक्ष की बाट जोह रहा है। इस बीच पिछले 13 सालों से कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती रही, दफ्तर संवरता रहा, लेकिन लोकायुक्त नहीं मिल पाया। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए लोकायुक्त के चयन को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करी। लोकायुक्त अमूमन रिटायर्ड जज होते रहे हैं। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त जस्टिस सैयद रजा अब्बास थे। 2008 में जस्टिस MM घिल्डियाल इसी पद पर नियुक्त हुए। ये एक विडंबना है कि अगर लोकायुक्त नहीं इतने लंबे अरसे से पद, मंशा ये है कि एक ऐसी संस्था हो जहां जनता को निष्पक्ष रूप से न्याय मिल सके। तो एक तरह की ये कह लें कि न्यायिक वो है, क्वासाई जुडिशल काइंड ऑफ अ बॉडी जिसे हम कहते हैं, तो उसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कमी है। जब लोकायुक्त बनेगा तो कोई भी जाके आपको कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एफिडेविट देना पड़ेगा। मैं माना मुख्यमंत्री के खिलाफ देना चाहूँ तो सीधा कर सकता हूँ। किसी क्या कहते हैं उसके सेक्रेटरी के खिलाफ, IAS के खिलाफ, IPS के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ करना चाहता हूँ तो सीधा कर सकता हूँ। मुझे सरकार से या गवर्नर से परमिशन लेने की जरूरत है। गौरतलब है कि देश में जो सबसे चर्चित अन्ना आंदोलन रहा, उसकी एक प्रमुख मांग लोकायुक्त को ताकतवर बनाना भी था। बहरहाल चुनावी साल में उत्तराखंड को संभवतः नया लोकायुक्त मिल सकता है। सूत्र कहते हैं कि इस संभावना में दम है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना वर्ष पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की, भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक विशेष सत्संग में हिस्सा लिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने श्री श्री रविशंकर को चारधाम की एक प्रतिमूर्ति भेंट की, साथ ही हरित परिसर का निरीक्षण भी किया और अत्याधुनिक गौशाला का भी दौरा किया, जहां पर देसी नस्लों की गायों का संरक्षण किया जाता है। साल 1981 में श्री श्री रविशंकर ने तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज के संकल्प के साथ आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना भी की थी। आज ये विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन चुका है, जिसने ध्यान, प्राणायाम, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, महिला सशक्तिकरण और मानवीय सेवा कार्यों के माध्यम से 182 देशों में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को स्पर्श किया है। इसके मंदिर की प्रतिलिपि जो है, प्रतिकृति, वो गुरुदेव को भेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है बद्रीनाथ जी का मंदिर। चमोली के बड़ा गांव विकासनगर में आयोजित हस्तोला मेले का महिषासुर वध के साथ समापन हो गया। क्षेत्र की लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा ये मेला हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। बैसाख के महीने में होने वाले इस मेले की शुरुआत मुखौटा नृत्य से हुई, जिसमें 18 ताल पर भगवान गणेश, सूर्य, नृसिंह सहित विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटा नृत्य किया। इसके बाद जागर शैली में रामायण की प्रस्तुति के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों ने ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य किया। मेले में हास्य कलाकारों ने भारत तिब्बत व्यापार पर प्रस्तुति दी। आखिर में भगवती के पश्वा ने अवतरित होकर महिषासुर का वध किया। सोमवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गायक कैलाश खेर ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। गंगा के तट पर वेद मंत्रों की गूंज हुई।
भक्ति की तरंगों से हर हर गंगे का उद्घोष हुआ। इस अवसर पर कैलाश खेर ने जोगी एल्बम लॉन्च किया। इस मौके पर कैलाश खेर ने कहा कि ये गीत सनातन धर्म की अमर चेतना, भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के दिव्य जीवन का संगीतमय वंदन है। जोगी में आदि शंकराचार्य जी के बाल्यकाल से संन्यास, भारत भ्रमण, शास्त्रार्थ, धर्म पुनर्जागरण और राष्ट्र की आध्यात्मिक एकता के दिव्य अभियान को अत्यंत भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। जोगी एक ऐसी एल्बम हम लेकर आए हैं जिसमें हम आज की पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी मजबूत होंगी। आप जितना भी बड़े वृक्ष हो जाएं, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। इंटेलिजेंट जो हैं वो बदल गए। इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून के पहले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। पिथौरागढ़ प्रशासन की यात्रा की तैयारी को लेकर विदेश मंत्रालय के साथ मीटिंग की गई है। इस बार यात्रा में 50-50 यात्रियों के कुल 10 दल हिस्सेदारी करेंगे। 2019 के बाद बीते साल ये यात्रा बहाल हुई थी, लेकिन तब सिर्फ 5 दलों को चाइना सरकार ने यात्रा में शामिल होने की परमिशन दी थी। इस बार यात्री दल दोगुने किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बैचेज में इस बार यात्रा जो है उसका होने का रखा गया है और एक बैच में जो है लगभग 50 लोग उसमें रहेंगे। तो इसके लिए जो भी तैयारियां हैं, हमारी टीम पूरी वहाँ पर अभी मौके पे भी गए थे 2-4 दिन पहले, और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि समय रहते हुए पूरी तैयारियां जनपद स्तर पर जो भी होनी है वो कर ली जाएंगी। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार किया। 26 अप्रैल को राजवीर की हत्या हुई थी। चमोली पुलिस ने हनुमान चट्टी के पास एक अंतरराज्यीय गिरोह के 4 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया, जो कि तीर्थयात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी नेता विकास सागर के खिलाफ शिकायत की है। अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग। हरिद्वार में गंगा घाट पर एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते नजर आए। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने निजी अस्पतालों और क्लिनिकों पर छापेमारी की है। रुद्रप्रयाग डीएम ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में अप्रैल में हुई भारी बर्फबारी के कारण सन्नाटा पसर गया है। लोग कीड़ा जड़ी निकालने के लिए नहीं पहुंच रहे। टिहरी के प्रताप नगर में बीडीसी बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, पेयजल, सड़क और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं उठी। नैनीताल जिले में बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हल्द्वानी में इन दिनों बुजुर्ग खिलाड़ी खेल के मैदान में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जो कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल में अपना जलवा दिखा रहे हैं। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।